इस सुर में, गरिमा में वरिष्ठ लोगों के साथ बैठे हुए हैं। इस विक्रम साराभाई सभागार में उपस्थित हैं। एक विशेष प्रयोजन के ये अवसर है आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्विज 2012-13 के पुरस्कार वितरण समारोह का, जिसके लिए विगत रात्रि प्रतियोगियों ने अपने ज्ञान और कौशल का पुरजोर प्रदर्शन किया। ये कार्यक्रम आर्यभट्ट फाउंडेशन द्वारा आयोजित किया जा रहा है, जो मूलभूत विज्ञान को लोगों तक रोचक रूप में प्रवाहित करने को प्रतिबद्ध है। संस्थान के विषय में सुनियोजित जानकारी संस्था परिचय के रूप में कार्यक्रम पटल पर रखी जाएगी। आज के कार्यक्रम के लिए हमें प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों, शिक्षाविदों और समाज के सुदृढ़ स्तंभों का वरद हस्त प्राप्त हुआ। संस्था के लिए गौरव का विषय है कि जानी मानी वैज्ञानिक हस्ती डॉक्टर एन रत्नाश्री एवं प्रबुद्ध शिक्षाविद एवं एस्ट्रोफिजिसिस्ट डॉक्टर रिजवान अली यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने उपस्थिति देकर इस आयोजन को एक दिव्य आलोक से सराबोर किया। मैं आप सभी की अनुमति से संस्था के सचिव श्री हर्षित दुग्गल तथा कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिरीष से आग्रह करता हूं कि आज के कार्यक्रम के लिए विशिष्ट अतिथि गण को मंच पर सादर आरोपित करें। वर्णानां अर्थ संघानां रसानां छंद समापी मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अतिथिगण से सविनय अनुरोध है कि देवी सरस्वती का पुष्पार्पण तथा दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का आगाज करें। हमारे बीच में डॉक्टर सिंह जी उपस्थित हो गए हैं। मैं उन्हें भी अनुरोध करूंगा वो भी कृपया से ऊपर आए। हमारे सचिव श्री हर्षित दुग्गल जी को भी अनुरोध करूंगा कि वो डॉक्टर सिंह को मंच पर आरोपित करें। मैं अतिथियों का धन्यवाद देना चाहूँगा।
हमारे कुछ बाल साथियों ने सरस्वती वंदना की संगीतमयी प्रस्तुति की पेशकश की। प्रस्तुत है सरस्वती वंदना, जिसे गुरुद्वय दत्तात्रेय देव, सुभाष नागर तथा नम्रता रेड्डीकर के निर्देशन में बाल साथियों ने अपने सुरमय कंठों से स्वरबद्ध किया। बाल साथी हैं देवांगी, भक्ति, ज्योति, छवि, अनुज और हर्षित। सुमधुर प्रस्तुति की ऊष्मा ने सभा में एक उमंग का संचार कर दिया। विगत वर्षों में आपने कई खगोलीय घटनाओं का अपनी विशेषज्ञता की छुअन से सर्वजनों श्री सिंह की दूरदृष्टि और विशिष्ट सोच का ही कमाल है कि ग्वालियर उच्च शिक्षा के क्षेत्र में आज राष्ट्रीय नक्शे पर स्थान बना चुका है और आपके मार्गदर्शन में ITM यूनिवर्सिटी की राह प्रशस्त हुई। ईश्वर ने आपको एक दिव्य दृष्टि से नवाजा, जिसकी वजह से आपकी परियोजनाएं श्रेष्ठकर सफलता छुए बिना नहीं रहती। ऐसे दिव्य व्यक्तित्व के हाथों शिक्षा और शिक्षार्थियों का भविष्य सुरक्षित लगता है। कैसा शुभ संयोग है कि आज श्री सिंह का जन्मदिन भी है। मैं आर्यभट्ट की ओर से डॉक्टर रमेश वाईगांवकर से अनुरोध करता हूं कि श्री सिंह को ससम्मान श्रीफल प्रदान कर हम सभी के लिए शुभाशीष प्राप्त करें तथा आप सभी से अनुरोध है कि करतल ध्वनि से इस मनीषी के लिए शुभकामनाओं का इजहार करें।
स्वीट 16 बड़ा ही प्यारा शब्द है और आर्यभट्ट की ये प्रतियोगिता अपनी गौरवमयी यात्रा के 16 वर्ष पूर्ण कर रही है। कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में मैं आग्रह करता हूँ संस्था के सचिव श्री हर्षित दुग्गल से कि वे संस्था एवं कार्यक्रम का एक परिचयात्मक आलेख प्रस्तुत करें। सचिव महोदय को माइक सौंपने से पहले मैं बताना चाहूंगा कि श्री दुग्गल एक स्कूल विद्यार्थी के रूप में आर्यभट्ट से जुड़े थे। विगत 15 वर्षों में आर्यभट्ट की गतिविधियों से लाभान्वित हुए और आपने कई मुकाम हासिल किए, जिनमें नासा के RRGTM प्रतियोगिता में नेशनल सेमीफाइनलिस्ट और NDA में नेशनल लेवल पर तीसरा स्थान प्राप्त करना शामिल है। NDA के सख्त प्रशिक्षण के दौरान आपने लगातार टॉर्च अपने सीने पर लगाया। ये सम्मान NDA के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को ही प्राप्त होता है। NDA से स्नातक होने के पश्चात आपने एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में फाइटर प्लेन उड़ाने का प्रशिक्षण प्राप्त किया। इसी बीच आपने कैट की परीक्षा दी और 99.74 परसेंटाइल लेकर IIM कोलकाता में प्रवेश लिया। वर्तमान में आप डेलॉयट में सीनियर मैनेजमेंट कंसल्टेंट और स्ट्रेटेजी डिजाइनर का दायित्व पूरा कर रहे हैं। साथ ही आर्यभट्ट के माध्यम से छात्रों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी है। आइए श्री दुग्गल। आर्यभट्ट की नींव जुलाई 1996 में रखी गई। मैं थोड़ा हिंदी में कमजोर हूँ। इसे एक सामाजिक संस्था के विशेष परियोजना के रूप में प्रारंभ किया गया था, परंतु कालांतर में लोगों की अपेक्षाओं का आदर करते हुए इस अभियान को एक स्वतंत्र संस्था के रूप में पंजीकृत कराया गया, जो इस संस्था का वर्तमान स्वरूप है। आर्यभट्ट में अपनी नवोन्मेष सोच और समर्पित प्रयासों के सहारे एक अलग पहचान बनाई। समय साक्षी है कि पिछले 1.5 दशक में आर्यभट्ट ने देश को कुछ अच्छे नागरिक तराश कर दिए हैं और अभी वो प्रयास जारी है। अपने उत्कृष्ट उसूलों का पालन करते हुए आर्यभट्ट ने शासन प्रशासन से कभी आर्थिक सहायता की अपेक्षा नहीं की, साथ ही नाम की चमक दमक के लिए भी कोई चेष्टा नहीं की। हमारी ऊर्जा केवल भारत के भावी नागरिकों के विकास में खर्च हो, ऐसी हमारी आस्था है। प्रदेश के लोगों को अंधविश्वास और अवधारणाओं के चंगुल से बचाने के लिए हम सतत वैज्ञानिक विचारधारा को प्रवाहित करते आ रहे हैं और हमें खुशी है कि काफी हद तक हम अपने मकसद में कामयाब रहे हैं। संसाधनों की कमी को हमने कभी अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। अपने ही संसाधन धीरे धीरे एकत्र करते समाज को जागरूकता के अपने लक्ष्य की ओर हम प्रयास किए जा रहे हैं। आज भी आर्यभट्ट की सभी संस्थानों और कार्यक्रमों का लाभ समाज के सभी वर्गों को प्रायः निःशुल्क उपलब्ध है। आर्यभट्ट द्वारा विज्ञान विशेषक फिल्म शोज, लाइव प्रोजेक्शंस, आकाश दर्शन और स्टूडेंट इंटरैक्शन जैसे कार्यक्रम लगातार आयोजित किए जाते हैं। विगत 1 दशक में खगोल विज्ञान विकास के एक नए आयाम की ओर प्रस्थान कर चुका है। इतिहास बताता है कि भारत इस विषय में विशेष दखल रखता है। यह विषय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक उत्प्रेरक का काम करता है और स्कूली छात्रों के लिए परंपरागत गणित और भौतिकी जैसे विषयों के लिए रुचिकर ढंग से समझने के लिए मददगार हुआ है। आर्यभट्ट द्वारा एक खगोल विज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें 7वीं से 10वीं तक के बच्चे भाग लेते हैं। इस वर्ष यह प्रतियोगिता 16 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश के बच्चों को विकास के नए आयाम प्रदान करें और उन्हें देश और विश्व के सर्वश्रेष्ठ छात्रों के बीच समकक्ष खड़ा कर सकें। इन्हीं प्रयासों का असर है कि मध्य प्रदेश के मयंक झा और चिराग मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान ओलंपियाड में अनेक बार गोल्ड मेडल जीता है। इस द्विस्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम चरण में एक कंप्यूटर चालित
क्विज के माध्यम से प्रदेश के विभिन्न स्कूलों के बच्चों को चयनित किया गया। फिर उन्हें आकाश दर्शन और टेलीस्कोप संचालन का प्रशिक्षण देकर एक व्यावहारिक परीक्षा के लिए तैयार किया गया। इसके लिए आवश्यक साजो सामान के रूप में 45 मिलीमीटर से लेकर 200 मिलीमीटर तक आकार की अनेक दूरबीनें हमारे पास उपलब्ध हैं। हमारी दूरबीनें प्रतिभावान बच्चों के उपयोग के लिए सदा सुलभ है। इस वर्ष की प्राथमिक परीक्षा में भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंदसौर, नीमच आदि स्थानों से 35 विद्यालयों के कुल 3,330 बच्चों ने भाग लिया। इनमें लड़कियों की संख्या 40% तक थी। लड़कियां बधाई स्वीकार करें और लड़के इसे चुनौती माने। प्रावीण्य के आधार पर चयनित बच्चों को विगत 2.5 महीने में सप्ताहांत शिविरों के माध्यम से टेलीस्कोप संचालन और आकाश दर्शन के प्रशिक्षण दिया गया। इन बच्चों को विशेष रूप से बनाई गई लर्निंग किट तथा ईमेल के जरिए लगातार पाठ्य सामग्री उपलब्ध करवाई गई। प्रतियोगिता के अंतिम विजेता अगली गर्मियों की छुट्टियों में कोडेकनाल, काबलूर, नैनीताल, उदयपुर व माउंट आबू स्थित वेधशालाओं और इसरो जैसी प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में प्रवास पर जाएंगे। बच्चों के ठहरने और भोजनादि की व्यवस्था आर्यभट्ट द्वारा निःशुल्क की जाती है। बीती रात इन प्रतिभावान बच्चों ने अपनी क्षमताओं का परिचय दिया है, जिसके आधार पर 15 बच्चों का चयन किया जाएगा। कुछ दिल अभी से धड़कने लगे हैं और कुछ थोड़ी देर बाद कुलाचे खाएंगे। अपने बाल साथियों के साथ के लिए एक छोटी सी बात कहकर समापन करना चाहूंगा। कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं श्री दुक्कर को एक परिचय आप बताने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। आर्यभट्ट की धारणा गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की एकलाचलों से ओतप्रोत है और यही आर्यभट्ट का प्रेरणा गीत भी है। आइए हमारे संगीतज्ञ साथियों से ये गीत सुनते हैं, जो बांग्ला में है और हृदय को गहराई तक छू लेता है। प्रस्तुत है जोदी तोर डाक सुने क्यों ना आशे तबे एकला चलो रे। चलो
ज्ञात है कि 20 के दशक में श्री गांधी जी ने शांति निकेतन में ये गीत सुना था और इसे उन्हें अपनी आजादी की लड़ाई के लिए एक नई दिशा प्राप्त की। हमारे बाल साथियों की ये मधुर प्रस्तुति हम सभी के लिए रोशनी की किरण बनेगी। अब मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी के रूप में सविनय निवेदन करता हूं आज के कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर रिजवान से कि आज वे हमें अपना गौरवपूर्ण आह्वान से आलापित करें। डॉक्टर रिजवान। I hope you would excuse me for speaking in English because I have been living away from India for quite a long time. There are two reasons that make me stand here. First, there are two reasons that make me stand here. First, I was born in Gwalior. I had my schooling in Carmel Convent, which was a co-ed then. And Sister Reperta, if anyone is there from Carmel Convent, Sister Reperta used to be the principal. The second reason is, in life, everything happens. I happened to meet Mr. Sanjay Prakash the other day, and it is his conviction in the work that he has been doing that brought me here. In the introduction, you might have heard that I am an astrophysicist. I am not an astrophysicist. I am an aerospace scientist. I will tell you what is meant by aerospace because there are a lot of kids here. But before that, the guy mentioned a name called Fraunhofer where I work. Fraunhofer is the largest organization of Europe in applied research. It doesn't deal with fundamental research, it is for applied research of the Federal Government of Germany. And I work there. The other term is aerospace. It is closely connected with astrophysics and astronomy. Aerospace is a combination of two terms, air and space. As you all must be knowing that the planet Earth has an atmosphere around it, and if you want to travel in the atmosphere or beyond it, which is space, you need a particular kind of machines that can fly. And so the job of aerospace engineers and scientists is to design these flying machines. Now these machines are called aircrafts if they are flying in the atmosphere. Like you see passenger aircrafts or military aircrafts or even helicopters. And if they have to go beyond the atmosphere, which is the space, then they are called spacecrafts. This is meant by aerospace. Now the kid, I am sure that the kids must have been watching a lot of pictures in the planetarium, mainly this picture finally, and these kind of things. But if someone has to actually think of going beyond, one would need an aerospace scientist, engineers, things like that. I had post-graduated from Indian Institute of Science, and it is always a decade that I have been associated with IISc. IISc is a research institute which is not commonly known to the public as IITs are, because it doesn't deal with, it's a core research institute of international level, it doesn't deal with undergrads. Yes, this year they have introduced a program for science.
So my association with ISC has given me an opportunity to know a spectrum of research institutes from CSIR to academic establishments like IITs and national labs and DRDO. And all are doing a fine job, but what I feel, and this is something which I will not tell to a bunch of scientists, but this is I'm talking to the public, and so I can say that people do science in their offices and laboratories, and they comfortably forget the responsibility that comes to the men of science, that comes along with the basic understanding of science. And that responsibility is to follow and to promote reason. Reason is a faculty. Reason or logic in every realm of life. I mean, they do science in their laboratories or their offices, but otherwise they are safe, let alone the vast majority of the country. And that is why, and the reason is that to develop this faculty in which you can apply reason in every realm of your life, you need it's a constant process, it's a long process. It is related to your upbringing, to your social milieu, to your family, to everything, even to the politics of the country. And there, that is the reason. And that is the reason, if you follow this process, then in your temperament you could have that scientific temper which Mr. Prakash was talking about the other day. So the scientific temper is the reason. I mean, your organization basic motto is to promote the scientific temper. The promotion or the understanding of science or the scientific temper could not come when people start thinking in the university level. It has to start at this level from 5th standard to 10th standard. I would not even say that at 12th standard. From 5th to 10th, if the teachers and our curriculums do not promote reason, then you can never have the scientific temper even in the educated class. And India shall remain as it is, in spite of all these things. So I feel that organizations like our foundations and others, I have heard of BGVS when it started in the last century, I would say, that they were doing something and you people are doing something at the grassroots level. So change can come at the grassroots, from the grassroots level only, and not from the top-notch scientists like C.N.R. Rao. That's why I told Mr. Prakash that I consider Professor Yashpal much useful to this country than C.N.R. Rao. Though I know him personally because he stays on the campus and he has been the director of IIC for 16 years. So if I feel that in the longer run, Aryabhat Foundation and others could bring some grassroots change in the minds of the children so that they become more logical citizens than we have now. I thank Mr. Prakash again to invite me to give this opportunity. Thank you. Have a nice day. मैं डॉक्टर रिजवान को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपके खासे वचनों से सभी लाभान्वित हुए। अब जैसा कि मैंने पहले कहा था, इस कार्यक्रम के लिए महान विभूतियों का हमें शुभाशीष प्राप्त हुआ। ऐसी ही एक विभूति हैं प्रोफेसर यशपाल, जिन्होंने हम सभी के लिए सहज संदेश दिया। प्रोफेसर यशपाल का व्यक्तित्व किसी परिचय की दरकार नहीं है।
86 वर्षीय वरिष्ठ वैज्ञानिक शिक्षाविद प्रोफेसर यशपाल ने विभिन्न काउंसिल्स में अनेकों पदों को सुशोभित किया। विज्ञान के कठिन सिद्धांतों को सामान्य जन की साधारण भाषा में समझाने की कला में वे पारंगत हैं। टीवी सीरियल टर्निंग पॉइंट एवं भारत की चाप में उनका विशेष योगदान रहा। भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित प्रोफेसर यशपाल को मार्कोनी इंटरनेशनल फेलोशिप अवार्ड, लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अवार्ड तथा कलिंग अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो प्रस्तुत है प्रोफेसर यशपाल का वीडियो संदेश, जो इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से प्राप्त हुआ। दोस्त आए हैं बात करने के लिए, वो कहते हैं कि आप लोगों के लिए कोई मैसेज दो। यानी मैसेज भेजो बड़ी मुश्किल बात हो गई है, कोई मैसेज मारे नहीं रहते। अगर मन में विचार मेरे आता है कि ये बड़ी खुशकिस्मती हुई कि दुनिया बनी और बाद में इंसान आए और उनको ये भी ताकत मिली, थोड़ी सी क्षमता कि आसमान में देखे और सोचे और इतना खेलने का समझने का सामान सामने रह दिया। आसपास कतराई पेड़ होते हैं, लोग होते हैं, जमीन है, फर्ज होते हैं, आसमान में कुछ चीजें हैं वो बदलती रहती हैं, पर जानवर कैसे भी देख सकते हैं। और ऐसे प्रश्न उठते हैं इतना बड़ा ब्रह्मांड बन गया है तो क्यों बनाया? हम थोड़े से हम तो इंसान है, हमारे लिए खेलने के लिए बनाया गया, क्योंकि हम बहुत कम है और कहीं मिले नहीं इंसान, अभी तक नहीं मिले, शायद नहीं हो, मालूम नहीं। तो कभी मुझे लगता है कि हाँ ब्रह्मांड बनाया इसलिए गया है कि शायद हम कभी आएंगे और हमें मजा लेने के लिए, हमें समझने के लिए, कोशिश करने के लिए कुछ बनाया जाए। तो मुझे बहुत खुशी हुआ है आप इसमें लगे हुए हैं। इसमें विज्ञान भी है, सारा विज्ञान, हर किस्म के विज्ञान आते हैं, गहरे गहरे क्यों कैसे क्या। इसमें बहुत फिलॉसफी भी है और इसमें स्पिरिचुअलिटी भी है कि क्या चीज है, इसका क्या ताल्लुक है। तो अगर इसमें आप लगे रहते और कल खत्म नहीं होता है। इसमें नई नई चीजें दिखती जाती है, नई नई चीजें पता लगती जाती है। पहले तो कम प्लानिट थे, अब और प्लानिट मुझे आ रहे हैं, पुराने प्लानिट होंगे, हमारी तरफ कोई है कि नहीं पता नहीं। तो ये खत्म होने वाली चीज नहीं है और जो सब तरफ लग जाए वो तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं। इसमें केवल विज्ञान नहीं है, इसमें जैसे मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी है एक किस्म से कि हम क्यों हैं। कई सवाल है उसके अभी तक जवाब नहीं मिले। अरे बनाया है, आपने बनाया, खुद बन तो क्यों बनाया, क्या जरूरत पड़ी थी? हाँ मुझे लगता है यही था कि जो आने वाले हैं उनको आनंद आए, ऐसी कोई चीज बनाओ। तो उसका हम हिस्सा है, उसमें भागीदारी करने का मौका मिला है, बड़ी खुशकिस्मती है और इस खुशकिस्मती को याद रखना चाहिए। इससे जीने का मतलब भी समझ में आता है थोड़ा। आपस में छोटी छोटी बातों में झगड़ा करना ये गलत बात है, बहुत गहरी बात हमारे आसपास है और सबके लिए है। सब मेरी शुभकामनाएं, आनंद दीजिए इसमें सब, जितना अधिक समझ सकते हैं समझिए। और समझ की तो इसमें बहुत कुछ समझने को है, अभी समझा है, बहुत कुछ समझा भी है और बहुत कुछ रहता भी है, शायद कभी पूरा नहीं होगा। ये भी बड़े मजे की बात। तो अच्छा आप लोग जो कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं सबको। ये प्रोफेसर यशपाल के मैसेज के बाद आप सभी बच्चों में एक प्रश्न उठा होगा कि हाँ
इन सब प्रश्नों का मुझे जवाब देना है और इसी के लिए आप मौजूद हैं यहाँ आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी। अब इस प्रतियोगिता में सर्वाधिक भागीदारी के लिए संबद्ध विद्यालय को एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप दिया जाता है। इस वर्ष इस टेलीस्कोप पर अधिकार जमाए हैं ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल। यहाँ से 423 लड़कों ने और 227 लड़कियों सहित कुल 650 बच्चों ने भाग लिए। स्काई 114 ब्रांड की इस टेलीस्कोप में 114 मिलीमीटर अर्थात 4.5 इंच व्यास का प्राइमरी मिरर है, जिसकी फोकल लेंथ 900 mm है। टेलीस्कोप ट्यूब पर रेकन्फिनियन फोकसिंग यूनिट है, जिसमें 32 mm व्यास की आईपीस का इस्तेमाल किया जाता है। टेलीस्कोप के साथ 12 mm तथा 25 mm की 2 एस्ट्रो आईपीस भी दी जा रही है, जिनके क्रमश 75x और 36x का मैग्निफिकेशन प्राप्त होता है। टेलीस्कोप में मैग्निफिकेशन का अर्थ होता है किसी हद तक आप अपने ऑब्जेक्ट को पास ला सकते हैं। इस प्रकार 100 किलोमीटर दूर की चीज को 100 मैग्निफिकेशन की टेलीस्कोप से देखने पर वह चीज महज 1 किलोमीटर दूर दिखाई देगी। अधिक मैग्निफिकेशन की टेलीस्कोप में आसपास चलने फिरने की धमक से टेलीस्कोप की इमेज खराब होती है और ऑब्जेक्ट की स्पष्टता पर असर पड़ता है। इस दिक्कत को दूर करने के लिए टेलीस्कोप के साथ एंटी वाइब्रेशन पैड्स भी दिए हैं। टेलीस्कोप के मिरर पर नमी ना जम सके, इसके लिए डेसिकेटिंग आईपीस भी है। टेलीस्कोप के साथ एक उच्च कोटि का एल्टाजिमथ माउंट, जिसमें बैकलैश कंट्रोल के लिए क्रो बार सपोर्ट है, एक एक्सटेंडेबल एल्यूमिनियम ट्राइपॉड स्टैंड, जिसमें एसेसरीज ट्रे भी है। टेलीस्कोप के साथ एक विशेष रूप से बनाए गए स्काई एस्ट्रोनॉमी सॉफ्टवेयर की एक सीडी, इंस्ट्रक्शन मैनुअल और यूजर गाइड बुकलेट है। इतना ही नहीं, टेलीस्कोप के साथ एक स्टार डायल, 110 मेसियर ऑब्जेक्ट फोटो शीट, मेसियर लोकेटर और कॉलिमेशन टूल भी दिया जा रहा है। मैं आमंत्रित करता हूं ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल की प्राचार्य श्रीमती राजेश्वरी सावंत तथा स्कूल एस्ट्रोनॉमी क्लब की प्रणेता श्रीमती प्रफुल्ल निगम को कि वे आकर टेलीस्कोप प्राप्त करें। मैं अनुरोध करूंगा हमारी चीफ गेस्ट डॉक्टर रत्ना श्री को कि वो टेलीस्कोप ग्वालियर स्कूल को प्रस्तुत। ग्वालियर ग्लोरी स्कूल के सभी छात्र स्टेज पर आते हैं। अब मुझे लगता है कि सभी बच्चे मुझे घूर रहे हैं कि रिजल्ट की बात कब करोगे। अरे भाई, मैं आपकी निगाहों की भाषा को समझ रहा हूं और इसीलिए बिना देर किए संस्था के सचिव श्री हर्षित दुग्गल से अनुरोध करता हूं कि वे जल्द से जल्द परिणाम प्रत्यक्ष करने के लिए अतिथियों से अनुमति प्राप्त करें।
अब मेरे हाथ में ये लिस्ट आ गई है और सभी की धड़कनें तेज हैं। पता नहीं कौन आएगा और कौन मायूस होगा। जिन बच्चों ने भाग लिया है 3330 बच्चों में से प्रथम 45 आए हैं, किंतु ऑब्जर्वेटरी के लिए चयनित नहीं हो सके हैं। उनका अल्फाबेटिकली नाम लिया जा रहा है। सबसे पहले मैं बुलाऊंगा आयुषी बंसल, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल से। मैं चीफ गेस्ट तथा गेस्ट ऑफ ऑनर से अनुरोध करूंगा कि वे बच्चों को गिफ्ट प्रदान करें। अम्मार हुसैन, सेंट थॉमस स्कूल, मंदसौर। अनुष्टुप गरी, द सिंधिया स्कूल, ग्वालियर। आशीष सेकंड, ग्वालियर ग्लोरी स्कूल। अथर्व शर्मा, सेंट पॉल स्कूल, ग्वालियर। आयुष अग्रवाल, रेडियंट पब्लिक स्कूल, ग्वालियर। छवि जिंदल, सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर। गीतांजलि सिंह, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल। ऋतिक मल्होत्रा, द सिंधिया स्कूल, ग्वालियर। मानसी अग्रवाल, सिंधिया कन्या विद्यालय, ग्वालियर। नीरजा विश्वनाथन, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल। शिवम जुनेजा, केंद्रीय विद्यालय, पचमढ़ी।
सूरज यादव, जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल। तनय अग्रवाल, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल। यश शर्मा, एयरफोर्स स्कूल। यशस्वी सक्सेना, द वुडस्टॉक स्कूल। अब बारी आ गई है जो 15 बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। कुछ अंदाजा तो नहीं गया होगा, लेकिन देखते हैं। 5 ऑब्जर्वेटरीज के लिए चयनित बच्चे, मैं मेरिट लिस्ट में उल्टी मेरिट लिस्ट से प्रारंभ करूंगा। सबसे पहले 15वां नंबर। 15वें नंबर पर आए हैं प्रियांश सोनी, कार्मल कोएट। इनका पचमढ़ी ऑब्जर्वेटरी के लिए चयन हुआ है। बच्चों को एक छोटा टेलीस्कोप भी दिया जा रहा है। 15 14वें नंबर पर आए हैं गौरव सिंह भदौरिया, सेंट थॉमस स्कूल, मंदसौर। इनका चयन उदयपुर एवं माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ है। तेरहवें नंबर पर हैं अबीक जैन, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल, ग्वालियर। इनका भी चयन उदयपुर और माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ है। 12वें नंबर पर हैं भाविक कोठारी, ग्वालियर ग्लोरी हाई स्कूल। इनका भी चयन उदयपुर और माउंट आबू ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। ग्यारहवें नंबर पर है दीपिका दुधावत, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल, ग्वालियर। इनका चयन पचमढ़ी ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। टॉप 10 की 10वें नंबर पर हैं ध्रुव चौरसिया, जवाहरलाल नेहरू स्कूल, भोपाल। इनका भी चयन पचमढ़ी ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। 9वें नंबर पर हैं साहिल श्रीवास्तव, दशपुर विद्यालय, मंदसौर। साहिल का चयन कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। 8वें नंबर पर हैं श्रेयस बंसल, लिटिल एंजल्स हाई स्कूल, ग्वालियर। इनका भी चयन कोडाईकनाल ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। अब बारी आती है टॉप 7 की। एस्ट्रोनॉमी में लीड्स करके एक स्टार क्लस्टर है, उसमें 7 तारे अहम होते हैं। उसी के पैटर्न पर आर्यभट्ट ने एक
सिलसिला चला आ रहा है पिछले 15 सालों से कि टॉप 7 बच्चों को कुछ स्पेशल पावर्स रहती हैं। तो टॉप 7 में 7th नंबर पर हैं मानस प्रजापति, जवाहरलाल नेहरू स्कूल भोपाल। इनका चयन नैनीताल ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। 6 नंबर पर हैं सागर जैन, सेंट जोसेफ कोएड स्कूल भोपाल। सागर का चयन काबलूर ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। 5वें स्थान पर हैं श्रेयस बापट, केंद्रीय विद्यालय नंबर 1 ग्वालियर। इनका चयन नैनीताल ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। अर्चित वर्मा रहे हैं 4थे नंबर पर। सिंधिया स्कूल ग्वालियर से हैं। इनका चयन कोडई कनाल के लिए हुआ। टॉप 3 तीसरे नंबर पर हैं देवांश शर्मा, कार्मल कॉन्वेंट स्कूल नीमच। इनका चयन नैनीताल ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। दूसरे नंबर पर है आयुष वर्मा, लिटिल एंजल हाई स्कूल के। इनका चयन काबलूर ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ। फर्स्ट के लिए तो कोई गुंजाइश ही नहीं रह गई। पिछली बार की तरह भी इस बार भी उत्सव अखौरी इनका चयन काबलूर ऑब्जर्वेटरी के लिए हुआ है। पिछली साल भी सेकेंडरी में इन्होंने प्रथम स्थान हासिल किया था। अब मैं आमंत्रित करता हूं आज के कार्यक्रम की मुख्य अतिथि डॉक्टर एन रत्नाश्री को कि वे आए और हम सभी को अपने आखिर वचनों से आनंदित करें। मैं आभारी हूँ आल्बर्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब को आने का मौका मिला और आप सभी से बात करने का जो मौका मिला है, इस मौके की मैं हमेशा तलाश में रहती हूँ। जहाँ कोई यंग का मतलब है कोई भी, और खासकर जिनको आसमान में रुचि है, तो सभी लोगों से मैं कुछ बात कर सकूँ और कुछ चीज़ें जिनमें मेरी रुचि है, आप में भी वो रुचि होगी और उसको और ज़्यादा कर सकूँ और उसका कुछ हमें म्यूचुअल लाभ हो। तो इस पॉसिबिलिटी की मैं हमेशा तलाश में रहती हूँ और इसलिए I'm really happy to be here। और मेरी भी हर्षद आपकी तरह थोड़ी कमजोर है हिंदी, और विद्वान जी की तरह मैं भी आपका इंटेलिजेंस चाहूँगी कभी कभी जब मैं अंग्रेजी में चले जाने को। I have been in touch with Sanjay ji for some time when we worked together at Ujjain, and one very fruitful time when this interaction led to something very useful for all of us was when we worked together at Jantar Mantar Observatory in Ujjain। वहाँ
एक तारामंडलम से जुड़ी हुई कुछ मीटिंग चल रही थी, तो बीच में मैंने कहा अरे हम उज्जैन में है, यहाँ काम कर रहे हैं, तारामंडल की बात कर रहे हैं, और तारामंडल का काम जो है, जो जंतर मंतर से जो काम होता है उससे इतना ही जुड़ा हुआ है, हम क्यों ना वहाँ चले। और दिन में समय मिल नहीं पा रहा था, पूरा एक समय जो है मीटिंग से भरा हुआ था, तो रात में खास समय जो है परमिशन लेके, और उस समय संजय गुप्ता जी और जी भी उन्होंने इतनी मदद की, और वहाँ गए रात को, और वहाँ से जो आसमान देखा, तो दिल्ली से आए एकदम आसमान से उभी हुई नजर थी, जहाँ पे मुश्किल से 2-3 तारे जो नजर आते हैं, वो भी मिट्टी से भरे हुए आसमान से जैसा लगता है, ऐसे आसमान में। तो उज्जैन हालांकि वो भी शहर है, वहाँ पे भी रोशन पोल्यूशन काफी ज्यादा है, बट दिल्ली के कंपैरिजन में मुझे वहाँ पे बहुत ही अच्छा लगा, और काफी समय तक जो है वहाँ आंखें लेते रहे हम। और हालांकि ये आंकड़े ऐसे हैं जो अब जंतर मंतर से नहीं, किसी मतलब आधुनिक किसी तकनीक से जो है बहुत ही अच्छी तरह से आंकड़े पता है, फिर भी इस तरह से आंकड़े जो है हम किसी भी कोई ऐतिहासिक इंस्ट्रूमेंट से लें, एक खास उसका जो है उसका फायदा है और एंजॉयमेंट भी है। मैं उसी के ऊपर जोर देती कुछ जो है बच्चों से मैं बात करना चाहूँगी थोड़ी देर में भी, लेकिन उससे पहले मैं बताऊँ, विवियन ने कहा था कि मैंने लखनऊ में जो है स्कूल से स्कूलिंग किया है, मेरे पिताजी जो है डिप्लोमा सर्विस में थे, तो लखनऊ से मैंने खत्म किया, उससे पहले कई जगहों से भारत में कई जगहों से जो है मैं स्कूल में रही हूँ, और मुझे बहुत ही प्रसन्नता इस बात की है कि इस शहर से भी मैं 2-3 साल तक मैं केंद्रीय विद्यालय ग्वालियर में क्लास 6 में थी यहाँ पे, और जब कल यहाँ पे पहुँची थी तो जैसे ही गाड़ी ग्वालियर स्टेशन में आ रही थी, तो मेरे को जैसे ग्वालियर स्टेशन दिख रहा था, वही जो है 40 साल पहले मैं जब 5वीं कक्षा में थी, जब पहली बार जो है ग्वालियर वैसे ही लगा स्टेशन, वैसे ही था सब, और काफी ब्राइट स्टेशन है ग्वालियर का कंपेयर टू मेनी अदर स्टेशन अराउंड इन द कंट्री, काफी नीट है, साफ सुथरा रहता है। सिर्फ यही बात थी कि लोगों की संख्या बेहद बढ़ गई 40 साल से, तब भी काफी ज्यादा संख्या थी और बहुत सारे आर्मी लोग वहाँ स्टेशन में थे उस समय। तो फिर मैं जो इस शहर में आया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा है, और खासकर ये बात कि यहाँ पे जो भी डेवलपमेंट हुआ है, और ग्वालियर ऐसा शहर बना है, मुझे लग रहा है कि एक तरफ से नॉलेज शहर बन रहा है, जहाँ पे हर शहर की अपनी एक खासियत है। एक शाम आप अगर शहर में घूमो तो हर शहर से एक फील आता है, एक उसका यूएसपी नजर आता है। ग्वालियर में जरूर ये यूएसपी फील होता है कि हाँ यहाँ नॉलेज सेंटर पर कई सारे नॉलेज सेंटर्स हैं। और रात को जो है जब कैंपस, इतना ही सुंदर कैंपस में, यहाँ से तारे फिर नजर आने लगे, जिस तरह से उस दिन उज्जैन में नजर आ रहे थे। और इस तरह से जो आप सभी की जो बच्चों की जो रुचि है खगोल विज्ञान में या आसमान में, किसी भी तरह की रुचि, ये उभर कर आ भी सकती है। कभी कभी मुझे लगता है दिल्ली जैसे शहरों में, दिल्ली मुंबई ऐसे शहरों में दिखे तो रुचि आएगी भी कैसे? खगोल विज्ञान में रुचि आनी भी है तो आएगी कहाँ से? छोटे बच्चों को अगर हम पूछते हैं तारा देखा है? हाँ देखा है, बिल्कुल देखा है, बहुत देखे हैं। कहाँ देखा? क्रिसमस ट्री के ऊपर देखा है, स्टार देखा है, या कहीं पे देखा है, टेबल पे देखा है, अलमारी में देखा है, एंड सो ऑन। सो कहाँ से आएगी रुचि, भी कहाँ से आएगी? तो बहुत मतलब से मतलब कंसर्न, क्योंकि जो इंस्पिरेशन जो आसमान से मिल सकता है वो अगर हम देखें तो कभी से मिले नहीं है। अगर आप देखो तो जो इंस्पिरेशन क्रिएटिव स्पिरिट्स को आसमान से मिला है वो आपकी उसकी झलक आपको सभी जगह मिलेगी। आप आर्ट में जाइए, लिटरेचर में जाइए, और साइंटिफिक यूनिवर्स में जाइए, कहीं पे भी जाइए, म्यूजिक में जाइए, तो जो आसमान में इंस्पिरेशन मिला है फॉर ऑल क्रिएटिव एंडेवर्स एंड साइंटिफिक एंडेवर्स, तो इट इज रियली वेरी सीरियस मैटर ऑफ कंसर्न कि अब आजकल शहरी बच्चों को इसका कुछ मिलना भी मुश्किल है। हाँ, जिन बच्चों में मैंने देखा आमतौर से कुछ बच्चे हैं, और शायद उनकी संख्या थोड़ी कम होती है, जो शुरू से ही उनको थ्योरेटिकल इंक्लिनेशन इतना ही ज्यादा रहता है, तो जो किताब मिला पढ़ते रहेंगे, वो सारा का सारा अंदर उनकी जाके एक बिल्कुल पूरा मिलके जो है उनकी अपनी नॉलेज बेस बन जाती है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, और कुछ बच्चे शुरू से ही उनकी जो है हाथ से कुछ करने की ज्यादा इच्छा रहती है, कुछ ना कुछ करें और उससे कुछ समझेगा, ये इच्छा ज्यादा रहती है। दोनों ही चाहिए हमें, और दोनों को घर के ऊपर लेके आना होता है।
तो जिनको थियोरेटिकल जो है इंक्लिनेशन से हाँ जहाँ किताब मिलेगी और आजकल इंटरनेट में इतना ज़्यादा जो है इतनी अच्छी नॉलेज मिलने की संभावना है, तो वो तो उभर के आ नहीं सकती है। लेकिन जो इंस्टिंक्ट्स, जो क्रिएटिव इंस्टिंक्ट्स होते हैं, जो हाथ से कुछ करके हम सीखें, और इसकी चाह बहुत ही ज़्यादा जरूरत है। और कुछ हद तक ये somehow or other ये डिस्करेज होता चला। अगर हम पिछले कुछ दशकों से देखें तो ये there has been some amount of discouragement of such endeavors on our whole system. मैं जब स्कूल से आई हूँ, हालांकि मैंने स्कूली जीवन बहुत ही मेरे को मतलब एंजॉयबल रहा, बहुत कुछ सीखा, बहुत मजा आया और so many memories of it। लेकिन ये अभी मैं महसूस करती हूँ कि हाँ एक सिंपल मेजरमेंट्स को लेके या कोई भी चीज़ जो है हाथ से करने का जो है उतना ज़्यादा उतना अच्छा फील नहीं है, जो अब थोड़ी बहुत मुझे आ रही है बच्चों के साथ काम करके, जो एनी लिटिल थिंग जो है कुछ मेजर करने में उसका फील हमें आ पाए। तो इस तरह के एंडेवर्स में बच्चों की खुद अपनी जो है जो इच्छा है कुछ करने की, और वो इच्छा इसलिए नहीं कि भाई इसको मैं करूँ तो हो सकता है कि मेरे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाए और मेरे को बहुत आगे बढ़ने को मिले। हाँ बेशक हम सबकी सोच हमारे कोचिंग के लिए ये रहती है बच्चे आगे बढ़े, लेकिन जब बच्चों के अंदर से जो अपनी जो उनकी जो ड्राइविंग फोर्स है, इंटरनल ड्राइविंग फोर्स है, उससे जो सीख आएगी वो बेशक आगे चल के कोई भी उसी फील्ड में कॉम्पिटेटिव जो भी होंगे उसमें वो अच्छा कर पाएंगे, एज लॉन्ग एज इट इज नॉट समथिंग विच इज इम्पोज्ड। हम उनके ऊपर ना इम्पोज करें, सिर्फ वॉट एवर इज ऑफ इंटरेस्ट टू देम उसके लिए अगर हम फैसिलिटेट करते हैं। और इस तरह के फैसिलिटेशन में आई वुड रियली लाइक टू कंग्रेचुलेट आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब टू फैसिलिटेट, टू बी एबल टू फैसिलिटेट सच a thing out of your internal driving force and passion for this. I would really like to congratulate Aryabhatta Astronomy Club for doing this. And आसमान से अगर हम कुछ सीखना चाहें तो इसके लिए ऑन द वन हैंड जो है जो हमें इंस्ट्रूमेंटेशन या किसी की चीज जो इवन जो बैकग्राउंड हमें एक तरह का जो नॉलेज बेस की जरूरत है, ऑन द वन हैंड लगता है कि भाई तो बहुत ऊंचा है, जो मतलब डिफिकल्ट लर्निंग कर्व है इसका। On the other hand, it's possible. There are many simple things जिससे जो है step by step it's possible to retain interest for anybody who is getting a beginning interest. लेकिन जब वो मिलती नहीं है, sometimes the guidance I have seen so many times it happens. Somebody gets a little bit of interest और अगर लगता है कि learning का थोड़ा ज़्यादा है या कुछ तो फिर वो चला जाता है। Sometimes of course even if the learning curve is very steep, सीखते हैं और इनफैक्ट आप सभी को शायद इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि पूरे भारत में जो है अपने आप खुद से सीख के एस्ट्रोनॉमिकल इमेजरी करने वाले कुछ 4-5 लोग हैं, यंग पीपल हैं, उन्होंने सब अपने आप सीखा है। आसमान की अगर आप इमेज लेना चाहते हो ना तो आसान बात नहीं है, आप सबको शायद महसूस हुआ ही होगा। एक कैमरा ले जाओ, यहाँ पर जो है आराम से फोटोग्राफ ले सकते हो, लेकिन रात को ओराइन कॉन्स्टेलेशन देखा है? ओराइन कॉन्स्टेलेशन को पहचानते हो? ओराइन कॉन्स्टेलेशन की अगर आप पिक्चर लेना चाहो, कैमरा ले जाओ, उसको दिखाओ, कैमरा पिक्चर तो आप नहीं ले कोशिश किया कभी, काला आएगा पूरा का पूरा, आपका फ्रेम काला ही आएगा। उसके बाद हमें थोड़ा धीरे धीरे से ये सीखना पड़ेगा कि भाई फिर भी वहाँ पे तो कुछ तो है, इसको कैसे हम इमेज करें। वहाँ रोशनी लेवल्स बहुत छोटी होती है, तो रोशनी लेवल्स जब छोटी होती है तो किस तरह की फोटोग्राफी करें। और उसके अलावा एक चीज और है, ओराइन की अगर रोशनी लेवल कम है इसलिए हम ज्यादा देर कैमरा को खुला रखें तो इतने समय में जो है ओराइन कुछ आगे बढ़ेगा, राइट? आप सभी को पता है क्यों बढ़ेगा आगे, तो इतने में जैसे स्टार्ट है जैसा बन जाएगा। तो ये दोनों चीजों को कुल मिला के अगर देखें तो ये काफी मुश्किल होता है एस्ट्रोनॉमिकल इमेजरी। लेकिन कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने आप सीख के इतना ही सुंदर उन्होंने इमेजरी की है। और कुछ टेक्निक्स, इमेज प्रोसेसिंग टेक्निक्स, तो डीप स्काई इमेजेस कुछ हैं। एक है मेडिकल डॉक्टर हैं, चेन्नई बेस्ड हैं, उन्होंने ओराइन नेबुला वगैरह की जो है इमेज लिया है, उसको आप हबल टेलीस्कोप में इसके साथ रखो। तो किसी ने अभी रिसेंटली हमारे यहाँ एग्जीबिशन हुआ था, तो आके बोले ये हबल इमेजेस है, हबल इमेजेस है करके एक वन एस्ट्रोफिजिसिस्ट फ्रॉम आई व्हेन शी केम शी वाज आस्किंग। ऑफ कोर्स हियर देयर वाज अ लॉट ऑफ टेक्निक्स इन्वॉल्वड, इमेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्वड, देयर आर लॉट ऑफ bad data was removed and good data was built up. तो लेकिन इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज हैं खुद से सीखे क्या है ये सब, एंड दे आर वर्ल्ड क्लास एस्ट्रोफोटोग्राफर्स हैं और वो काफी
जो है इस तरह की आपको इच्छा है तो वो सिखाने के लिए willing to do this. There are such opportunities. इसके अलावा मैं आपको कुछ छोटी कुछ अपॉर्चुनिटीज बताना चाहूंगी जिससे अगर आप तारों को एक तरफ से हाथ से छू के देखना चाहें या whatever, just try and get some feel for what's out there in the sky. मैं कुछ छोटे प्रोजेक्ट्स आपको बताना चाहूंगी, जरूर इससे कोशिश करना और इससे भले आपको कुछ रिजल्ट इमीडिएटली आए या नहीं, डोंट गेट डिस्करेज, लेकिन उस कोशिश में ही आपको बहुत कुछ मजा आएगा, बहुत कुछ सीख सकोगे। सबसे पहले जो मैं बात कर रही थी, जो रोशनी प्रदूषण की जो मैं बात कर रही थी, सबसे आसान जो प्रोजेक्ट है और उससे जो है आपको आसमान की पूरी तरह से बड़ी अच्छी जानकारी हो जाएगी। अभी मैं पूछ रही थी ओरायन कॉन्स्टेलेशन की बात कर रही थी, जिन्होंने भी ओरायन देखा है और उसे देखना तो बड़ा ही मतलब आसान है, जिन्होंने नहीं भी देखा है तो एक 3 तारे जो है एक तरफ से लाइन में जो दिखते हैं और कहीं और इस तरह का नहीं दिखेगा आपको, और भी 2 इधर एक बटरफ्लाई सा जैसे, वो अगर आप वो इमेज देखोगे तो फिर भूलोगे। तो वो पूरे ओरायन कॉन्स्टेलेशन में आपको कितने तारे दिख रहे हैं, आज जाना जरूर, घर में छत पे जाना और देखना पूरे ओरायन कॉन्स्टेलेशन में आपके घर से कितने तारे नजर आ रहे हैं। 1 2 3 ये वाले, एक और फिर बेल्ट वाले जो है, इसके अलावा भी तो है अंदर, कितने नजर आ रहे हैं। और अगर आप आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब को ये बात बता दो, आपका घर फलाने काउंटी में है, फलाने जगह है, और वहां से आप जब ओरायन देख रहे हो तो आपको इतने तारे नजर आए वहां पे, तो अगर आप ये बात बताओगे तो आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब या फिर हमें आप अगर बताओगे, हम ये कह सकते हैं कि आपकी जगह रोशनी प्रदूषण कितनी है। अगर रोशनी प्रदूषण नहीं होती, आप हिमालय में जाते और वहां से ओरायन देखते तो जितने तारे नजर आते, और यहाँ से शहर के अंदर से दिल्ली से देखे तो हमसे वो 1 2 3 1 2 मुश्किल से बस इतने नजर आते हैं। तो रोशनी प्रदूषण कितनी, और ये आंकड़ा है, और ये ऐसा आंकड़ा है जो किसी और को पता नहीं, जिनके रोशनी प्रदूषण के ऊपर काम भारत में कुछ खास हुआ नहीं है। तो ये एक साइंटिफिक डेटा पॉइंट है, हालांकि इट्स नॉट अबाउट नेचर, इट्स अबाउट समथिंग ह्यूमन रिलेटेड, सोशल रिलेटेड जो है, इकोनॉमिक फैक्टर को रिलेटेड जो है, जो रोशनी प्रदूषण से जो आ रहा है। तो लेकिन ये एक आंकड़ा है जो आपको हर एक बच्चा यहाँ पे एक आंकड़ा निकाल के लेके आ सकते हैं, और सालाना किस तरह से बदल रहा है ये भी देख सकते हैं। तो एक बात है, जब हम लोग इस तरह से आंकड़े इकट्ठे करेंगे तो जो बात हम कह रहे थे, जैसे संगीत के ऊपर जो शुरुआत है रिजवान जी भी कह रहे थे, और जो हमारी रीजनिंग सोच है, इन सभी के साथ हमें जो है हाथ से कुछ काम करके आंकड़े करके वो आंकड़े को देख के और उससे जो है समझ तो तब वो बना रहे, तो टेम्पर बना रहे, वो हमारे सोच में या लाइफ में, हमारे दिनचर्या में, हमारे इमोशंस में भी जो है वो साइंटिफिक टेम्पर बना रह सकता है। कुछ और मैं बताऊंगी छोटे मोटे प्रोजेक्ट जो आप कर सकते हैं, शायद करते भी होंगे, आर्यभट्ट करते हैं, श्योर करते होंगे ऐसी जगहों में जो आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं गई थी जो ऑडिटोरियम है, हाँ मेरे को वॉलंटियर्स लेकर गए थे, बहुत अच्छा लगा वहाँ पे। आप किसी दिन अगर वहाँ आते हो और आपको 10 12 नहीं 50 100 बच्चे अगर हैं, चारों तरफ उसके बैठ जाओ, रात को वहाँ बैठ के देखो और आसमान को देखते रहो, और जब टूटते हुए तारे आते हैं, किसी समय जहाँ बहुत ज्यादा टूटते हुए तारे आते हैं, तो आपको किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, टेलीस्कोप की जरूरत नहीं, कोई सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं, कोई सोफिस्टिकेटेड एनालिसिस की जरूरत नहीं, सिर्फ इतना है वहाँ बैठो और घंटे भर में कितने आपको टूटे तारे नजर आए उसको गिनो। और जब ये मीटियोर शवर्स करते होते हैं तो ये साल में अलग अलग समय पे होते हैं, तो वो भी एक नया आंकड़ा है, किसी भी पूरे दुनिया में किसी के पास वो आंकड़ा नहीं है कि उस साल जो है जो मीटियोर शवर हो रहा था ग्वालियर में इस जगह से इतने मीटियोर दिखे घंटे भर में, तो ये एक नया आंकड़ा है। एक्चुअली उससे जो है मतलब इट कैन बी कंट्रीब्यूटरी टू रिसर्च। किसी को आपने वो आंकड़ा दिया तो उससे वो बता सकेंगे कि ये मीटियोर शवर हुआ था, तो उस समय कोई एक कॉमेट या एस्ट्रॉइड जो है उसकी कक्षा में जब गुजर रहा है, पृथ्वी उसके कक्षा के पास से जब गुजरी है तब इस तरह के मीटियोर शवर्स होते हैं। तो उस एस्ट्रॉइड या कॉमेट के बारे में कोई है जो रिसर्च कर रहे हो, उनको ये आंकड़ा बहुत कीमती है, और ये ऐसा आंकड़ा है जो 5-6 तो बच्चा ले सकता है, किसी भी आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। तो इस तरह की जो है अगर आप कुछ प्रोजेक्ट्स करना चाहें बहुत है, एंड आई एम श्योर आप एज पार्ट ऑफ आर्यभट्ट एस्ट्रोनॉमी क्लब करते होंगे। आपने बात किया था कि अभी नेहरू तारामंडल से हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, तो मैं कह रही थी कि
एक तो आप सभी जो है हमारे साथ, जैसे आप आर्यभट्ट क्लब के साथ हैं, अपने ईमेल के साथ अगर हमारे साथ जुड़े हैं, कुछ ऑनलाइन ग्रुप्स हैं जिसमें जो है हर दिन कोई भी बच्चा प्रश्न पूछ सकता है, कोई पूरे ग्रुप में आंसर कर सकते हैं। और कुछ जो है वीडियो ब्रॉडकास्ट, हम इनफैक्ट अगले महीने हमारा एक फेस्टिवल में वीडियो ब्रॉडकास्ट हो रहा है एस्ट्रोनॉमी वीडियो मैगजीन का जो है। और कृतिका की बात की थी दिव्यन ने, तो इसका नाम भी कृतिका है। तो इस तरह से फिर मैं हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि हम आप सबके साथ जुड़े रहें, और कुछ इस तरह की इच्छा है, और कोई भी बच्चा जो है इस तरह का कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, मैं बहुत खुश रहूंगी टू इंटरैक्ट विद दैट चाइल्ड ऑन एन इंडिविजुअल बेसिस। आप जो भी प्रोजेक्ट इस तरह से करना चाहें, या इवन ऑक्यूपेशंस होते हैं। चांद, कभी देखा है चांद के पास बहुत ब्राइट कोई स्टार या प्लैनेट देखा है? कभी देखा है? कभी कभी चांद में पीछे से जाता है कोई स्टार या प्लैनेट, पीछे से जाता है। तो जब वो पीछे गया है, और नॉट ए वेरी ब्राइट प्लैनेट, बट कोई स्टार है और फेंट स्टार है, आपके पास जो छोटे छोटे दूरबीनें उनसे हो जाएगा, तो किस समय पे वो गया है, एग्जैक्टली कौन से समय पे गया है चांद के पीछे, और कौन सी जगह से आप देख रहे हो, इसको अगर आप एक्यूरेटली नाप सको तो ये भी एक आंकड़ा है। इस आंकड़े से क्या पता चलेगा मालूम है? अगर आपने कोई एक फेंट स्टार है चांद के पीछे से जा रहा है, जब पीछे गया है तो कौन से समय पे एग्जैक्टली गया है, अगर आप इसको नाप सको तो चांद, इसको कहते हैं लूनर ग्लिम प्रोफाइल। चांद जो है ऐसा तो नहीं एकदम गोल बढ़िया से साफ सुथरा गोल, ऐसा तो नहीं है ना, तो एक उबड़ खाबड़ सा है, उसके ऊपर पत्थर है, वैलीज है, इस तरह से है। तो हमने जो है स्फीयर का एक डिस्क, हमें जैसे एक हमने उसका डिस्क का प्रोफाइल लिया, तो वो इस तरह से उबड़ खाबड़ सा होगा, लूनर ग्लिम प्रोफाइल कहते हैं। और ताज्जुब की बात है कि इतने सारे स्पेस मिशन होने के बावजूद मार्स के इस तरह का जो सरफेस प्रोफाइल है ज्यादा अच्छे से जानते हैं हम, चांद का प्रोफाइल इतने अच्छे से नहीं जानते। हाँ, हालांकि चंद्रयान मिशन के बाद अब काफी कुछ आगे ये नॉलेज बढ़ी है, लेकिन फिर भी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि एमेच्योर ऑब्जर्वेशंस लाइक दिस कैन कंट्रीब्यूट टू रिसर्च। तो अगर आपने इस समय का नापा, ऑक्यूपेशन समय का नापा, तो यू कैन डू सम कंट्रीब्यूटरी वर्क। तो इस तरह की बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, एंड आई होप टू सी अ लॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड maybe we interact together over it. And again, as I said, perhaps I could go on speaking for long, and I see interested young faces. Perhaps I would like to stop here, perhaps. But before I do that, I would just like to express my appreciation of, Harshit, you mentioned ऊर्जा. You mentioned जो ऊर्जा आर्यभट्ट के अंदर है, तो उस ऊर्जा का जो स्रोत है, और ये स्रोत जो एक बहुत शुरुआत में अकेले चलो स्रोत था, आगे चल के आप सभी के साथ मिलके चलो स्रोत जो बना है, द ओरिजिन ऑफ दिस डॉक्टर संजय गुप्ता, जिनकी जो ऊर्जा से 16 साल तक ये आगे आया है, आई वुड रियली लाइक टू एक्सप्रेस माई एप्रिसिएशन ऑफ हिज एफर्ट्स, एंड we need many such efforts in the country, but even one such Aryabhatta club I can see makes so much of a difference. I really like to appreciate the work done by Mr. Gupta. ये एक सरप्राइज है। हम लोगों ने अभी तक संजय सर को कुछ नहीं बताया है कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि जब भी हम कुछ कहते हैं कि हाँ हम आपको कुछ देना चाहते हैं या आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो ये रिफ्यूजेस और भाग जाते हैं। नहीं, मेरे लिए नहीं, तुम पहले अपने लिए करके बताओ। इस बात के लिए सर की मेहनत, थकान, इसके बावजूद भी आज खड़ा होना बहुत मुश्किल होता है, पूरा रिजल्ट बनाना, फिर भी आज खड़े हुए हैं। इन सब के लिए आप लोगों को सुनकर हैरानी होगी कि इन सब के लिए कोई भी सरकारी संस्थान से कोई मदद नहीं ली गई है, बल्कि ये सब चीजें फंडिंग श्री गुप्ता जी ने की है। तो इसके बाद अब मैं अंतिम कड़ी के रूप में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा संस्था के कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिरीष शाक्यात्री को कि वो आए और धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का समापन करें।
गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। धन्यवाद एक वैसे तो बहुत छोटा शब्द होता है, लेकिन हमारे लिए और हमारी संस्था के लिए ये धन्यवाद देना आप सब लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए ये धन्यवाद शब्द बहुत बड़ा है, क्योंकि आप सब लोगों ने हमारी जितनी हेल्प की है, जितनी मदद की है, उस चीज के लिए हम लोग एकदम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आप सभी का। सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर एन रत्नाश्री जी का, जिन्होंने यहाँ पर आए और हम सब लोगों को अपने विचारों से संबोधित किया। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रिजवान अली का, जो कि इस समय यहाँ पर हैं और जिन्होंने यहाँ पे आने से हम सब लोगों को बहुत खुशी दी है। मैं धन्यवाद दूंगा द चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटी डॉक्टर रमाशंकर जी का, जिनके कारण आज हम सब यहाँ पर बैठे हैं और जिनके कारण आज हमने अपना एस्ट्रोनॉमी का ये वाला क्विज सेकेंडरी लेवल का यहाँ पर संपन्न किया आईटीएम यूनिवर्सिटी के अंदर। मैं धन्यवाद दूंगा इस आईटीएम यूनिवर्सिटी के सभी वॉलंटियर्स का, द हेड ऑफ द वॉलंटियर्स मिस्टर रॉबिन और उनकी सपोर्टिंग टीम जो कि इस समय यहाँ पर है। आप सभी लोगों ने हमारी बहुत 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 मदद की है। पूरी रात भर हम लोगों को हमारा ध्यान रखा, यहाँ पर हम लोगों के लिए पूरा व्यवस्था की। उस चीज के लिए मैं अपनी आर्यभट्ट संस्था की तरफ से आप लोगों का सदैव धन्यवाद करता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ एमडी श्री दौलत सर जी का, जिन्होंने हमारे इस कार्य के लिए बहुत ज्यादा हमारी मदद की है। और मैं धन्यवाद करूंगा श्री राठौर सर जी का, जो कि बड़ौदा से आए हुए हैं और हमारे इस पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं धन्यवाद करूंगा प्रिंसिपल ग्वालियर ग्लोरी स्कूल की मिसेस राजेश्वरी सावंत की, जो इस समय यहाँ पर उपस्थित हैं, और साथ में मिसेस प्रफुल्ल निगम की, जो कि इंचार्ज ऑफ एस्ट्रोनॉमी क्लब है सेम फ्रॉम द ग्वालियर ग्लोरी स्कूल। और मैं सबसे आखिर में धन्यवाद करूंगा यहाँ पर उपस्थित सभी पेरेंट्स की, जो कि दूर दूर से आए हुए हैं अपने बच्चों के साथ में यहाँ पर, जिनके बच्चों के कारण आज हम यहाँ पर हैं, जिनके बच्चों के कारण हमने पूरा एग्जामिनेशन कंडक्ट किया है। आज उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर हैं, ग्वालियर से भी हैं, ग्वालियर के बाहर से भी हैं, काफी दूर से आए हुए हैं, थके हुए आए हुए हैं। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू माय फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फ्रॉम माय इंस्टीट्यूशन। मैं आप सभी को बताना चाह रहा हूँ कि डॉक्टर रत्नाश्री जंतर मंतर में बहुत कार्य किया है और दिल्ली के जंतर मंतर में अभी भी लगातार कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर रत्नाश्री ने अभी इंस्ट्रूमेंटेशन का बताया था, तो हमारी जो टेलीस्कोप्स हैं उसमें भी आर्यभट्ट के बच्चों ने कई इंस्ट्रूमेंटेशन से कई चीजें तैयार की हैं। और एस्ट्रोफोटोग्राफी के लिए ये जो अभी आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये चांद का फोटोग्राफ है। अभी इस पे क्लियर नहीं दिख रहा है, तो उस पे क्रेटर साफ दिख रहे हैं। तो उसमें उसके लिए भी जो टेक्निक इस्तेमाल की गई है वो किसी पीवीसी पाइप से बनाई हुई चीजें हैं। तो ये धीरे धीरे आपका हाँ वो अभी थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है प्रोजेक्टर की वजह से। बाकी उसमें जो आइडिया लगाया गया है वो बच्चों के द्वारा ही लगाया गया है। और आपके जितने भी चीजें हैं मैं उन सब के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा। और आपकी कई एक्टिविटीज के लिए भी मैं कहूँगा, मैं उन चीजों को सर से बहुत इन्वॉल्व करता हूँ। मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं एक बात बताना भूल गई थी, मैं बताना चाहती थी आप सभी जिनके पास छोटे टेलीस्कोप आए हैं उनसे कोशिश तो जरूर कीजिए कि क्या आपको जुपिटर के मून दिख रहे हैं, सैटर्न रिंग्स दिख रहे हैं उससे, लेकिन एक बढ़िया उसका इस्तेमाल है जो आप कर सकते हो, वो है कि आप उसको उसके साथ एक बक्सा बनाओ, एक वुडन बॉक्स और इवन हार्डबोर्ड बॉक्स या कुछ। हाँ, सिर्फ इतना ध्यान देना होगा कि प्लास्टिक आईपीस ना हो, और फिर उसको आप उस बक्से में लगा के टेलीस्कोप आईपीस अंदर करके दूसरे एंड में स्क्रीन बना के बहुत सुंदर जो है सन इमेज प्रोजेक्शन जो है शायद करते ही होंगे। आई एम श्योर यू आर डूइंग दिस। और अभी जो वीनस ट्रांजिट जैसे गए थे वो इस तरह के इवेंट में आपको बहुत बड़े पूरा स्कूल देख सकता है। सॉरी इंटरप्टेड है। जैसा कि बताया इस तरह का आर्यभट्ट के बच्चों को याद ही होगा कि वीनस ट्रांजिट में उन लोगों ने इसी तरह के प्रोजेक्शन से वीनस ट्रांजिट को देखा था और उसकी फोटोग्राफी भी की थी। अब मैं सभी चयनित बच्चों को स्टेज पर बुलाना चाहूंगा एक ग्रुप फोटो के लिए।
ये नहीं नमन इसको निकाल लो या तो फ्रंट से ले लो है ना बैटरी निकाल तो इसके भी मैं ग्रुप फोटो में संजय गुप्ता जी को भी बुलाना चाहूंगा। मैं सभी को एक बार आर्यभट्ट की तरफ से डॉक्टर रत्नाश्री को एक भेंट। अब मैं अनुरोध करूंगा आर्यभट्ट के कोषाध्यक्ष डॉक्टर शिरीष से कि वो डॉक्टर रिजवान को स्मृति स्वरूप भेंट करें।